नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चुनावी कहानी पर गौर करेंगे, जम्मू उत्तर की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी जमीनी हकीकत बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय लहरों पर भी भारी पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस विश्लेषण में क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम निर्वाचन क्षेत्र के प्रोफाइल से शुरू करेंगे, फिर 2024 के बड़े बदलाव को देखेंगे, इसके पीछे की वजहों को समझेंगे और आखिर में विश्वास को फिर से बनाने के रास्ते पर नजर डालेंगे। किसी भी चुनावी नतीजे को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह को, वहां के लोगों को समझना जरूरी होता है। तो जम्मू उत्तर की जमीनी हकीकत आखिर है क्या? तो ये है जम्मू उत्तर। ये एक बिल्कुल नया निर्वाचन क्षेत्र है जिसे 2022 के परिसीमन के बाद बनाया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ कोई पुराना स्थापित राजनीतिक इतिहास नहीं है। सब कुछ नया है, जो इस चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए वहां की डेमोग्राफी को समझना पड़ता है। जम्मू उत्तर एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ अनुसूचित जातियों की भी एक बहुत बड़ी, मतलब लगभग 1/4 आबादी है। ये जो सामाजिक समीकरण है ना, यही यहाँ की राजनीति की असली चाबी है। और ये ताना बाना और भी जटिल हो जाता है। एक तरफ शहरी गरीब बस्तियां हैं, तो दूसरी तरफ मिडिल क्लास कॉलोनियां। गुज्जर और पहाड़ी समुदायों के बीच अपने अधिकारों को लेकर एक तनाव है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के नौजवान जो बेरोजगारी और नशे की समस्या से जूझ रहे हैं, इन सब के ऊपर आर्टिकल 370 हटने के बाद जो उम्मीदें थीं और जो जमीनी हकीकत है, उसका भी एक असर है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। 2014 से 2024 के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक मजबूत किला कुछ ही सालों में हाथ से खिसक गया? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, लगभग 64%। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में इतने वोट मिले थे। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक तरफा जीत थी। इसी ने इस सीट को पार्टी का एक, कह सकते हैं, अभेद्य किला बना दिया था। लेकिन 2014 और 2024 की तस्वीर देखिए। कहाँ लगभग 64% और कहाँ घटकर लगभग 45% पर आ गए। और दूसरी तरफ विपक्ष, जो पहले बिखरा हुआ था, एकजुट होकर 27% से सीधे 50% के करीब पहुंच गया। मतलब सीधा सीधा एक पूरा राजनीतिक उलटफेर। इसका सीधा मतलब है कि अब लगभग 30,000 वोटरों का भरोसा वापस जीतना होगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और यहीं हमें रुककर सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव इसी बात पर टिकी होती है कि हर नागरिक की आवाज सुनी जाए, उसकी गरिमा का सम्मान हो। एक सूचित और जिम्मेदार संवाद ही आगे का रास्ता तय करता है। सियासत में इतना बड़ा बदलाव कभी अचानक या संयोग से नहीं होता। इसके पीछे ठोस वजह होती हैं। हमारे विश्लेषण के मुताबिक 3 मुख्य कारण थे, 3 बड़े लीवर्स थे जिन्होंने मिलकर इस चुनावी नतीजे की पटकथा लिखी। तो ये 3 मुख्य कारण क्या थे? पहला, पार्टी जो कहानी कह रही थी और जनता जो हकीकत जी रही थी, उसमें एक बड़ा अंतर आ गया। दूसरा, समाज के समीकरणों में एक बड़ा बदलाव आया। और तीसरा, संगठन के लेवल पर जमीनी स्तर पर कुछ कमियां रह गईं। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था नैरेटिव का मिसमैच। मतलब एक तरफ पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा और बड़े बड़े मुद्दों की बात कर रही थी, लेकिन जमीन पर लोगों के लिए मुद्दा क्या था? उनके घर के सामने की टूटी सड़क, पानी की किल्लत, बेरोजगारी और दिन ब दिन बढ़ती महंगाई। जब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताएं बड़ी हो जाती हैं, तो बड़े राष्ट्रीय मुद्दे अक्सर पीछे छूट जाते हैं। अब दूसरा कारण, ये सोशल इंजीनियरिंग से जुड़ा है। पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया गया। ये एक रणनीतिक कदम था जिसका मकसद साफ था, एक नया वोटर बेस तैयार करना। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। इस कदम से गुज्जर समुदाय नाराज हो गया। उन्हें लगा कि उनके अधिकार, उनका प्रतिनिधित्व सब खतरे में पड़ जाएगा। तो एक समुदाय को साधने की कोशिश में एक पुराना स्थापित वोटर बेस छिटक गया। और तीसरा कारण था संगठन का। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाना एक बात है, लेकिन उसे हर एक बूथ तक, एक एक वोटर तक पहुंचाना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। यहाँ कहीं ना कहीं पार्टी की बड़ी मशीनरी और जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता के बीच एक गैप दिखाई दिया। वो जो आखिरी कनेक्शन होता है ना, जो वोटर को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाता है, वो कनेक्शन थोड़ा कमजोर पड़ गया। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसके कारणों का विश्लेषण कर लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या?
इस स्रोत सामग्री के आधार पर यहाँ से आगे बढ़ने का और वोटरों का भरोसा फिर से जीतने का रास्ता क्या हो सकता है? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। अगर किसी भी नेता को यहाँ के लोगों का दिल जीतना है तो उसे कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। जनता खुद बता रही है कि उसे क्या चाहिए। युवाओं को चाहिए नशे से छुटकारा और रोजगार। शहरी गरीबों को चाहिए ठीक-ठाक सड़कें, पानी और बिजली। महिलाओं को चाहिए सुरक्षा और खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए स्किल ट्रेनिंग। और हर समुदाय को अपने अधिकारों और प्रतिनिधित्व का भरोसा चाहिए। और यहीं पर राजनीति की पूरी कहानी को बदलने की जरूरत है। बड़ी बड़ी विचारधाराओं से हटकर एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश पर फोकस करना होगा। वो संदेश है, मैं यहाँ आपकी समस्याओं को हल करने के लिए हूँ। जब लोगों को ये भरोसा हो जाता है कि कोई उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों को समझता है, तो वो अपने आप जुड़ते हैं। तो विश्वास वापस पाने का ये रास्ता 3 कदमों से होकर गुजरता है। पहला, ऐसे काम कीजिए जो लोगों को दिखें। नौकरियां पैदा हों, सड़कें बनें, कल्याणकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंचें। दूसरा, लोगों की बात सुनने के लिए एक सिस्टम बनाइए। और तीसरा, आज के ज़माने के तरीकों से लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए। लेकिन हाँ, यहाँ ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि डिजिटल पहुंच के साथ साथ नागरिकों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान करना भी अनिवार्य है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या जम्मू उत्तर का ये नतीजा हमें ये बता रहा है कि भविष्य की राजनीति बड़ी बड़ी राष्ट्रीय कहानियों से ज़्यादा लोगों के मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट समय पर ठीक करने के बारे में होगी? शायद असली शासन वही है जो बड़े वादों से नहीं बल्कि छोटे छोटे लेकिन ठोस कामों से लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.